Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा, इसको लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल उमड़ रहे होंगे, लेकिन इसको लेकर अभी फिलहाल कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार जो खबरें हैं उसका वो आनी शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी एक पुरानी और काफ़ी अहम मांग जो है वो एक बार फिर से चर्चाओं में आती हुई नजर आ रही है। चर्चाओं का बाजार जो है इसकी वजह से गर्म होता हुआ दिख रहा है। अब कर्मचारी संगठन जो हैं जिनका नाम मैं आपको बताता हूं वो है SCOVA, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज। इन्होंने 11 मार्च 2025 को एक बैठक की, उसमें इन्होंने कई मांगे उठाई हैं। उसमें से एक मांग ये है कि कम्यूटेशन पेंशन की बहाली का जो पीरियड है वो 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया जाए। अब हाल ही में जैसा कि आपको मैंने बताया कि 34वीं इनकी बैठक हुई थी जिसमें ये मांग को दोहराया गया था। अब पूरा मामला क्या है इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जो है कम्यूटेशन जो पेंशन वाला है इस मामले को आप आसान भाषा में समझिए। देखिए, जब भी कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे पेंशन मिलती है। अब ये मामला आप बेहतर रूप से उन लोगों के लिए आप समझ पाएंगे, उनके परिप्रेक्ष्य में आप समझ पाएंगे जो 2000 पहले से रिटायर हो चुके हैं, जो 2004 के बाद पहले वाले नौकरी करने वाले हैं, जिनको ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसका फ़ायदा मिल रहा है। यानी जिनको मान लीजिए 1 लाख रुपए के ऊपर वो रिटायर हुए हैं और उनको उस समय जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 50,000 रुपये का पेंशन मिल रहा है। तो उनके साथ ये समस्या थी कि उस समय जीविकोपार्जन चलाने के लिए, तमाम तरह के खर्चों को जुटाने के लिए वो अपना पेंशन बेच दिया करते थे। यानी 50,000 का पेंशन है तो उसमें से 20,000 रुपये वो कहते थे कि सरकार आप ही रख लो और इसके बदले में मुझे 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपये का जो भी उस समय का जो गणित बैठता था वो पैसा उनको मिल जाता था। इसी को बोलते हैं कम्यूटेशन पेंशन। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बदले में कर्मचारी की जो मंथली पेंशन है उसमें से कई सालों तक, यानी 15 साल तक का जो टाइम पीरियड है उस तक वो कटौती चलती रहती थी। अब इसको बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। 1 लाख रुपए पर कोई आदमी रिटायर किया है, उसको 50,000 का पेंशन मिल रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। उसने 20,000 रुपये का पेंशन बेच दिया और उसके बदले में उसको 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए मिल गया। वो 20,000 की जो कटौती हो रही है हर महीने वो 15 साल तक चलती रहेगी। उसके बाद 15 साल के बाद उसको वो जो कटौती हो रही है वो फिर से उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसी को लेकर विवाद है। कहा जा रहा है कि ये जो समय सीमा है, ये 15 साल वाली जो समय सीमा है उसको घटाकर आप 12 साल तक कर दीजिए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पेंशन जो है पूरी तरह से बहाल हो जाती है। अब पुराने पेंशन भोगी और कर्मचारी यूनियन का क्या इसके पीछे कहना है, क्या तर्क है, ये भी मैं आपको बता दूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI द्वारा लगातार घटाई जा रही ब्याज दरों को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब 15 साल के जो रिकवरी पीरियड लगते थे, यानी जो आप पेंशन बेच रहे हैं वो 15 साल तक कट रहा है, उसकी समय सीमा को आप 12 साल कर दिया जाए। इसके पीछे जो तर्क है वो दिया जा रहा है कि पहले सरकार को जो पैसा कुछ समय में वापस मिल जाता था वो अब ब्याज दरों में गिरावट के कारण कम इफेक्टिव हो गया, यानी प्रभावशाली कम हो गया। इसके अलावा दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि 5वें वेतन आयोग और कई राज्य सरकारें पहले ही इस पीरियड को 12 साल तक के लिए सीमित करने की जो है सिफारिश कर चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से, यानी जो मोदी सरकार है, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि ये जो राहत है 3 साल की कटौती कर दी जाए, 15 साल से इसको घटाकर मामले को 12 साल तक कर दिया जाए। अब आते हैं कि बैठक में क्या मामला सामने आया। SCOVA की जो बैठक उसमें क्या कुछ हुआ, मैंने आपको कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि 11 मार्च 2025 को SCOVA की बैठक हुई थी। SCOVA का आपको मैंने बता दिया, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज। इस बैठक में इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से उठाया गया। बैठक में यह भी कहा गया कि वित्त विभाग ने बताया है कि इस मुद्दे को अब 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR में शामिल किया जा सकता है। यानी आसान भाषा में कहें तो इसका औपचारिक फैसला जो है अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के जरिए ही लिया जाएगा। इस स्पष्टीकरण के साथ ही इस मुद्दे को SCOVA ने अपनी बैठक के एजेंडे से भी हटा दिया है। अब आप सोच रहे हो कि क्या ये अभी ही मामला उपजा है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई बार ये मांग उठाई जा चुकी है। हाल ही में जो राष्ट्रीय परिषद जो है JCM के कर्मचारी पक्ष के जो सचिव हैं
शिव गोपाल मिश्रा साहब, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने पत्र में 14 एजेंडे भेजे थे उनको, लंबित जो उनकी मांग थी उसके 14 लिस्ट उनको भेजा था प्रधानमंत्री मोदी साहब को, जिसमें ये मुद्दा जो है कहा जा रहा है कि सबसे अहम बताया जा रहा था। उनका कहना था कि इस फैसले से न केवल जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनका जो वित्तीय बोझ है वो कम होगा, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानजनक और चिंता मुक्त जीवन जीने में काफ़ी मदद मिल सकती है। अब इसको कैसे फ़ायदा मिलेगा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कैसे इसका फ़ायदा मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अभी देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब होगा, जब 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई अपडेट सामने आएगा, क्योंकि सभी जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो निगाहें हैं वो केंद्र सरकार की आगामी जो 8वें वेतन आयोग की अपडेट पर टिकी हुई हैं। अगर ये मांग मान ली जाती है तो लाखों पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी, और ऐसे समय पर राहत मिलेगी जब उन पर महंगाई की मार पड़ रही है। खर्चा है, माफ़ कीजिएगा, जो स्वास्थ्य पर खर्चा है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ऐसे समय में अगर ये राहत मिलेगी तो बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। अब देखिए, कम्यूटेशन पेंशन की बात हो गई तो 8वें वेतन आयोग की भी जो अपडेट है उसको भी मैं आपके सामने जो है साझा कर रहा हूँ। देखिए, कहा जा रहा है कि कई लोग हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं कि विशाल जी, क्या 8वें वेतन आयोग को लागू होने में देरी हो सकती है, कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन, इस बात को भी जानने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, अब काफ़ी लोग, जो रिटायर्ड कर्मचारी कहिए या नौकरी पेशा लोग कहिए, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई अपडेट सामने आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका जो इंतज़ार है वो काफ़ी लंबा रहने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार ने इसी साल जो है जनवरी के महीने में 8वें वेतन आयोग की पर मुहर लगाई थी। अब बजट से पहले ऐलान किया गया था, बड़ी उम्मीदें बढ़ गई थी लोगों पे कि देखिए, बजट से पहले भी सरकार ने हमारी जो मांगे हैं उनको सुना, क्योंकि 10 साल का जो टेन्योर है वो 1 जनवरी 2026 से है, उससे पहले ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद की जा रही थी कि जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के तहत जो नई वाली जो सैलरी है और जो पेंशन है वो मिलने लग जाएगी, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। अब इसके पीछे क्या कहानी है वो मैं बताऊँ। देखिए, इसलिए कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो काफ़ी सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। अभी तक ना तो आयोग के गठन का ऐलान हुआ है, ना ही टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं वो तय किए गए हैं, ना ही जो आयोग के कौन अध्यक्ष होंगे, कौन मेंबर्स होंगे, इनका भी ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन एक अपडेट जो है वो सामने आता हुआ दिख रहा था कि 8वें वेतन आयोग के काम करने के लिए जो कर्मचारी हो गए, जैसे क्लर्क्स हो गए, ड्राइवर हो गए, और भी जो तमाम लोअर डिविजनल क्लर्क्स हो गए, या तमाम तरह के असिस्टेंट्स जो हैं जो काम करेंगे 8वें वेतन आयोग को अमली जामा पहनाने के लिए, उनकी नियुक्ति वैकेंसी को लेकर भी एक चिट्ठी आती हुई दिख रही थी, जिस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की थी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होना काफ़ी मुश्किल नजर आ रहा है। अब क्यों मुश्किल आ रहा है, इसके पीछे का भी जो पेच है वो आप समझिए। देखिए, 7वें वेतन आयोग को फरवरी 2014 में गठित कर दिया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जनवरी 2016 से लागू हुआ था। यानी आप कहें उस दौरान के बीच जो सरकार थी उन्होंने भी करीब 2 साल का समय लिया था। अब क्यों लिया था समय, अब उसके लिए आपको देखिए रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, कैबिनेट से मंजूरी लेनी पड़ती है, और जो क्रियान्वयन का कई तरह के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में भी दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए 2 साल का समय लगता ही लगता है। लेकिन 2025 का ये मध्य समय अभी चल रहा है, यानी 6 महीने गुजर चुके हैं 2025 के, और इस 6 महीने के अंदर कहा जा रहा है कि इसे लागू अगर कर भी दिया जाएगा तो 2026 इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि काफ़ी 6 महीना काफ़ी छोटा समय होता है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मैं आपको एक चौंकाने वाले आंकड़ा दे रहा हूँ कि वेतन संशोधन जो है कहा जा रहा है कि 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत तक टल सकता है। तो एक बड़ा अपडेट है। अब फिटमेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर को भी लेकर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें जो हैं उसमें फिटमेंट फैक्टर जो है उसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी जो भूमिका है वो काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि अब अहम होने के पीछे की कहानी ये है कि इसी के आधार पर तय होता है कि न्यूनतम जो बेसिक सैलरी उसमें कितना इजाफा होगा। अब 7वें वेतन आयोग की बात की जाए तो उस समय जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, जिसके तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी जो थी उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई थी। 7,000 रुपये था न्यूनतम वेतन सैलरी, न्यूनतम वेतन, उसको बढ़ाकर सीधे 18,000 कर दिया गया था। अब
अब की बात कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई है बढ़ रही है और तमाम जो खर्चे हैं उसकी वजह से अगर जो है ये फिटमेंट फैक्टर 3 हो या 3 से ऊपर हो तो बड़ा मज़ा आ जाए। लेकिन अगर 2.86 पर जो समझ जाइए कि फाइनल होता हुआ दिखता है तो न्यूनतम वेतन में भी अच्छी खासी इजाफा होने की बात कही जा रही है। जो न्यूनतम वेतन 7वें वेतन आयोग में 7,000 से बढ़कर 18,000 हुआ था, वो अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो वो 18,000 वाला मामला जो है सीधे बढ़कर 51,000 हो सकता है। हालांकि इसका जो दूसरा पक्ष है, जो इकोनॉमिस्ट और तमाम तरह के ब्यूरोक्रेट्स जो पक्ष रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए इससे राजकोषीय बोझ, जो सरकार पर जो बोझ है वो बढ़ सकता है अगर 3 या 3 से ऊपर देंगे। तो इसलिए उनका पक्ष ये कहना है, उनके पक्ष के लोगों का ये कहना है कि 2.6 से लेकर 2.7 के बीच का आंकड़ा जो है वो हकीकत वाला माना जा रहा है, वो फीजिबल हो सकता है। तो अब देखिए इसका कहाँ तक ये रार चलती है फिटमेंट फैक्टर वाली, क्योंकि सारा खेल इसी पर डिपेंडेंट है। अगर ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो आपके वेतन पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी, अगर कम हुआ तो हल्की आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। अब आइए अगला प्रश्न, एक व्यूअर हमारे साथ ये भी पूछते हैं कि डीए और पेंशन में क्या बदलाव हो जाएगा विशाल सर। तो मैं आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ ही डीए यानी जो डियरनेस अलाउंस है उसके मर्ज होने की बात कही जाती है। जो अभी फिलहाल जो डीए जो है आपको 55% का मिल रहा है, वो जनवरी 2025 से प्रभावी है यानी इफेक्टिव है, वो जो है आपका मर्ज हो जाएगा। तो जुलाई 2025 में एक और वेतन बढ़ोतरी की आपको उम्मीद भी होगी, क्योंकि जो डीए है वो एक ड्यूड भी है, क्योंकि 6 महीना जो है हर साल में 2 बार डीए बढ़ता है। एक तो है कि जनवरी से लेकर जून तक जो बढ़ता है, एक होता है कि जुलाई से लेकर अब जो दिसंबर तक वाला मामला है उसमें बढ़ता है। तो अभी जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून चल रहा है, छठा महीना चल रहा है, तो जुलाई से जो आपको अब जो डीए में बढ़ोतरी उसको लेकर भी कहानी हम लोगों ने की थी। AICPI जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर डीए की गणना होती है। उसमें कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है, 143 पॉइंट से लेकर उसमें 143.5 के आसपास की बढ़ोतरी हो गई है। और कहा जा रहा है कि ये आंकड़े अच्छी तस्वीर पेश कर रहे हैं। अप्रैल से मई का ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे भी कहा जा रहा है कि अगर इसमें बढ़ोतरी हुई तो जो पिछले बार आपको जो डीए मिला था 2% का, वो 3% हो सकता है, यानी 1% का आपको प्रॉफिट होता हुआ दिख सकता है। तो वो भी अगर बढ़ जाएगा तो 55, अगर 3 जोड़ दीजिएगा तो 58 हो जाएगा। तो यानी अगर 2026 की बात की जाए, जनवरी 2026 से आपको 58% डीए जो है आपके जो सैलरी है उसमें मर्ज होता हुआ दिख जाएगा। तब उसके बाद आपको जो है 8वें वेतन आयोग वाला फ़ायदा हो जाएगा, वो भी आपको जुड़कर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर वाला भी मामला आ जाएगा और 58% डीए भी मर्ज हो जाएगा। तो ये रही पूरी 8वें वेतन आयोग की पूरी कहानी, A to Z कहानी मैंने आपको बता दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Money9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.